सचिंद्र जी, विगत व्याख्यान में मेरे प्रश्न संवैधानिक जाति विहीन समाज निर्माण कैसे होगा के उत्तर को आपने कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड चतुरानंद मिश्र के प्रश्न से जोड़ इसे बहुत बड़ा विस्तार दिया है। मिश्र जी ने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत की राज सत्ता के बड़े बड़े सम्राट शूद्र जातियों के हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं जाति विहीन समाज निर्माण बना दिया है। इस प्रश्न ने आपको सतगुरु कबीर, सतगुरु रैदास, गुरु नानक, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि से जोड़कर इसे आधुनिक बना दिया है। आज के व्याख्यान को आप वहीं से शुरू करने की कृपा करें जहां आपने विगत व्याख्यान में इसे छोड़ा है। सृष्टि सुरभ जी, आपका प्रश्न डोमटोली, चमटोली, दुसटोली, मुसहरी, धनुकटोली, कियटोली, गुअटोली आदि से उठा हुआ प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर भी इन्हीं टोलों के लोगों की समझ के आधार पर दिया जाना है। यह कोई आसान प्रश्न नहीं है। अब तक ये प्रश्न कभी उठा ही नहीं था कि जात विहीन समाज कैसे बनाया जाए। यदि उठा, भगवान बुद्ध ने उठाया तो गैर ब्राह्मणवादी धार्मिक मार्ग बना दिए और वो मार्ग अब तक चल रहा है। ब्राह्मणवादी विचार, ब्राह्मणवादी तर्क आज तक चल रहा है और इससे जाति विहीन समाज कहाँ बन रहा है। तो जब सरजमीन से सवाल उठता है तो उसका उत्तर भी सरजमीन से ही दिया जाता है। सवाल वैज्ञानिक तो उत्तर भी वैज्ञानिक, सवाल भावात्मक तो उत्तर भी भावात्मक और भावात्मक उत्तर तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली होती है। श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता कहती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। अरे वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सामाजिक कल्याण का मार्ग तो एक होता है और ये मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना पगडंडियाँ होती हैं। तो पगडंडियों से तो सवाल का हल नहीं होता है, इससे और अधिक अंधविश्वास फैल जाता है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर मैंने विगत व्याख्यान में जो दिया था तो उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तक इस प्रश्न को लाया था, जो क्यों नहीं जाति विहीन समाज बनाए। आज हम इस प्रश्न को और विस्तार दें। वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में अछूत जातियों के राजनेता राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। से स्वतः जन्म ली है और राज्य ने इसे मजबूत किया है। ये उनकी उल्टी समझ है, ये उनकी उल्टी समझ है। इस समझ को सीधा करने की ज़रूरत है। वास्तविकता ये है कि जात व्यवस्था राज्य ने बनाया है और समाज ने इसे स्वीकार किया है। ये समाज के गर्भ से नहीं पैदा लिया है, ये समाज सत्तात्मक राज सत्ता के गर्भ से जन्म लिया है। यदि कार्ल मार्क्स को ईशावास्योपनिषद का सानिध्य प्राप्त हो गया होता
तो जाति व्यवस्था की व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या कर देते। देखिए, ईशावास्योपनिषद कहती है कि ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माँ गृदः कस्वित् धनम। जब वर्ण समाज का नवीकरण जन्मना जातीय समाज में होता है तो ईशावास्योपनिषद का संविधान बनता है, और यह संविधान राष्ट्रीयकरण करता है, प्राकृतिक और सामाजिक उत्पादन के साधनों को, चल अचल साधनों का राष्ट्रीयकरण कर लेता है, और फिर इसे तेन तक्तेन भुंजी था के नियम के आधार पर बंटवारा करता है। उस समय तक जितने सामाजिक उत्पादन के साधन विकसित होते हैं, तमाम साधनों को प्राकृतिक साधनों से जोड़ करके पुश्तैनी बना देता है यह संविधान। तेन तक्तेन भुंजी था, तुम अक्षर लो, पुष्प दर पुष्प अक्षर से गुजर करो, कोई दूसरा अक्षर से गुजर नहीं करेगा। तुम तीर धनुष लो, पुष्प दर पुष्प तीर धनुष से गुजर करो, दूसरा कोई तीर धनुष से गुजर नहीं करेगा। तुम चाक लो, पुष्प दर पुष्प चाक से गुजर करो, दूसरा कोई चाक से गुजर नहीं करेगा। पेट में ही ये सब के सब जन्म ले लेते हैं, माँ के गर्भ से ही ये जातियाँ बन करके आती हैं, और ये ईशावास्योपनिषद का संविधान बनाया है, राज्य समाज सत्तात्मक राज्य बनाया है। ये माँ गृदः कस्वित् धनम कर दिया है, मतलब इन प्राकृतिक सामाजिक उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के स्वामित्व को समाप्त कर दिया है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को पढ़िए, इसमें तीसरा जो नियम है वो नियम कहता है एबॉलिश द इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। उत्तराधिकार के नियम को खत्म करो, संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम को खत्म करो। ईशावास्योपनिषद ने माँ गृदः कस्वित् धनम के नियम से वैयक्तिक धन के वैयक्तिक उत्तराधिकार के नियम को खत्म कर दिया है, धन के उत्तराधिकार को। तो ये कार्ल मार्क्स यदि ये समझ लेते, उनको यदि ईशावास्योपनिषद का सानिध्य मिल गया होता तो भारत की जात व्यवस्था तो समाप्त हो जाती और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का रंग भी बदल जाता। ये वर्ग संघर्ष वाला रंग नहीं रहता, ये सहयोगात्मक समाजवाद वाला रंग रहता, यह प्रतियोगात्मक समाजवाद वाला रंग नहीं रहता। फ्रेडरिक एंगल्स ने भी भारतीय समाज पर दृष्टि डाली है। अपने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में ये भारत के वर्ण समाज की एक हल्की सी झांकी पाते हैं, और वो कहते हैं कि here the domestication of animals and breeding of herds had developed hitherto unsuspected source of wealth and created entirely a new social relationships। प्रचुरता के क्षेत्र में जो सामाजिक संरचना होती है वह एंटायरली न्यू, अब तक जो दुनिया में समाज की संरचना है उससे संपूर्णतः अलग, और वास्तविकता ये है, वास्तविक है ये। अब पढ़िए ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारतीय समाज की संरचना का, वर्ण समाज की संरचना का संविधान है। यह संविधान क्या कहता है? संगच्छध्वम संवदध्वम
संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते समानो मंत्रः समीति समानी समानं मनः सह चित्तमेखां समानो मंत्रमंभि मंत्रे समानीयो हविषा जुहोमि समानीयो आकूति समाना हृदयान्वः समानमस्तु यो मनो यथा वह सुसहासि। ये है वर्ण समाज का संविधान, सहयोगात्मक समाज का संविधान। वर्ण समाज के संविधान ईशावास्योपनिषद के संविधान को जोड़ करके जब कार्ल मार्क्स विश्व मानव समाज के विकास के इतिहास के की व्याख्या करते तो आज दुनिया बदल गई होती और विश्व मानव समाज को दो महानाशकारी विश्व युद्धों का सामना नहीं करना पड़ता। अब आगे शिष्य जी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा अखिल भारतीय संवैधानिक जाति विहीन समाज निर्माण समिति के कार्यक्रम के आधार पर।